हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो से हम ल्यूसेंट जीके की बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। आपको ये बता दें कि जीके में अगर करंट अफेयर्स के सिलेबस को हटा दें तो लगभग 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसी बुक से पूछे जाते हैं। हम ल्यूसेंट की दोनों बुक्स, ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव बुक और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक, दोनों को ही साथ में पढ़ते चलेंगे। पहले हम लोग सब्जेक्टिव बुक से थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बुक से उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगवाएंगे। इसी प्रकार हम इस चैनल पर इन दोनों बुक को कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें और हमें भी लगातार वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता रहे। शुरू करेंगे आज की हमारी क्लास। टॉपिक है हमारा भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के संबंधित जितने भी ल्यूसेंट बुक के पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, ताकि आपको एक भी पॉइंट समझने में कोई भी समस्या ना हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास में। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है। ये भारत की स्थिति की बात की जा रही है कि भारत की स्थिति जो है उसके उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर फैला हुआ है। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया है। यूनानियों ने भारत को जो है इंडिया नाम दिया, और ये भी कई बार पूछा इंडिया किसके कारण दिया है, तो इंडस रिवर के कारण दिया है, यानी सिंधु नदी के नाम पर ही यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया रखा है। उसके बाद देखें, मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत का नाम हिंदुस्तान या फिर हिंद रखा है। आगे पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आने वाले वीडियोज में हम इनके बारे में कंप्लीट चर्चा भी करेंगे। प्राचीन भारत की जानकारी के प्रमुख 4 स्रोत हैं। अब अपने इतिहास की जो है, इतिहास की जानकारी हमें जो है प्रमुख कई सारे स्रोतों से प्राप्त होती है, और अपने इतिहास की जो स्रोत है वो कौन कौन से प्रमुख स्रोत है। पहला है धर्म ग्रंथ, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर है विदेशियों के विवरण, और उसके बाद में है पुरातात्विक साक्ष्य। ये सभी माध्यम हैं जिनके द्वारा हमें हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, और किस इतिहास या फिर किस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई है ये हम आगे आगे पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले बात करें, भारत में प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, और जिसके संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। तो भारत में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ किसको माना जाता है? वेदों को माना जाता है, और इसके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास जी है। वेद जो है, हिंदू धर्म में जो है टोटल कितने वेद है? 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। टोटल 4 वेद है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शुरुआत हम लोग करेंगे ऋग्वेद से। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद के अंदर टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, जिसके अंदर वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त भी जो है वो शामिल है। तो वाल्खिल्य पाठ के भी कितने सूक्त है? 11, जो भी 1028 सूक्तों के अंदर शामिल है। और इसके अंदर टोटल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं उसको होत्र कहते हैं। ठीक है, तो उस ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र, जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती। जो आर्य थे, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के बारे में जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। इस वेद से विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवताओं के सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र निम्न में से किस वेद में संकलित है?
तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में है और कौन से मंडल में है? तीसरे के 9वें मंडल में। और किसको समर्पित है? देवता सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये भी पूछ ले कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो 9वें मंडल में। और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो इसके 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं उनको क्या नाम दिया गया है? खिल दिया गया है। आगे देखते हैं, चतुर्वर्णी समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो चतुर्वर्ण की जो व्यवस्था है, जिसके अनुसार जो है भारतीय समाज को जो है 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसकी जो है अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन किया हुआ है। और किस सूक्त में किया गया है? पुरुष सूक्त में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्ण है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसका जो डिटेल देखें तो ब्रह्मा के क्रमश मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। तो ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा जी की जंघाओं से और शूद्र जो है वो ब्रह्मा जी की चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए 250 ऋचाएं हैं और अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं की रचनाएं की गई है। आगे देखेंगे यजुर्वेद, दूसरा योग कौन सा है? यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालना किए गए नियमों का संकलन जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। तो सस्वर पाठ के लिए और बलि के समय जो नियमों की पालना की जाती है, इनका वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। इसके पठनकर्ता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पालन करता है या जो ऋग पठन करता है उसको होत्री कहते हैं, और जो यजुर्वेद के जो पाठ करता है उसको बोलते हैं अध्वर्यु। तो ध्यान रखेंगे, अध्वर्यु कहा जाता है। और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है? वो कौन सा? यजुर्वेद। तीसरा हमारा वेद है सामवेद। इसके पठन कर्ता को जो है उद्रात्र कहा जाता है। इसके पठनकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है या भारतीय संगीत का वर्णन मिलता है? तो वो है सामवेद। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया है। तो किस ऋषि के द्वारा जो है अथर्ववेद को रचित किया गया है? रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि है। और इस वेद में क्या लिखा हुआ है? इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम आदि का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, प्रेम, विवाह, अनुसंधान, औषधि, साप, वशीकरण, इन सब का जो है वो उल्लेख कहाँ मिलता है? अपने को अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को जो है वो किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की। तो क्वेश्चन सारी की सारी जो लाइनें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हैं, तो ध्यान रखेंगे सभी लाइन्स को जो है नोट करते भी चलना साथ में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का मतलब सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? वो अथर्ववेद है। तो ध्यान रखेंगे सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो अपने हिंदू धर्म में 4 वेद है और 4 वेदों को समझने के लिए किसने वेदांग बनाए गए हैं? 6 वेदांग बनाए गए हैं। और 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये प्रमुख 6 वेदांग है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो भारत के ऐतिहासिक कथाएं हैं, इनका सबसे सही विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। और पुराणों के रचयिता किसको माना गया है? तो पुराणों के रचयिता माना गया है लोमहर्ष को या फिर इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना गया है। तो पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष या उग्रश्रवा है। और इन पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है।
जिनमें से केवल 5 पुराण कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। 5 पुराण कौन कौन से? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इनमें ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तो पुराणों की भाषा क्या है? संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, तो प्राचीन समय में जो है स्त्रियों और शूद्रों को जो है वो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन वे भी पुराणों को सुन सकते थे। उन्हें पुराणों को सुनने की अनुमति दी जाती थी और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ कहाँ किया जाता था? मंदिरों में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। लेकिन अगर स्मृति ग्रंथों की बात की जाए तो भारत का सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति है। अब पीछे वाला देखते हैं और कुछ पुराण, और वो किस पुराण जो है वो किस वंश से संबंधित है, या फिर पुराण किस वंश से संबंधित रचना हुई थी, ऐसे देखते हैं। तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ध्यान रखें, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अब आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों को कहाँ लिखा गया है या कहाँ वर्णन किया गया है? जातक में। तो ये जातक ग्रंथ का नाम भी ध्यान रखेंगे। हीनयान, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 शाखाओं में बढ़ गया। आप आगे भी पढ़ेंगे, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कथा वस्तु बौद्ध धर्म के किस शाखा का प्रमुख ग्रंथ है? तो वो है हीनयान शाखा का। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात किया है। तो जैन धर्म के जितने भी 24 धर्मगुरु हुए थे या तीर्थंकर हुए थे, इन सभी की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कल्पसूत्र से। और कल्पसूत्र के बारे में इसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। इन सब के बारे में हम जो है आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ये जनरली सबको पता होता है, जिनको कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त है, ये हम सभी पता है। लेकिन ये पॉइंट भी साथ में याद रखेंगे कि इसके टोटल कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण ने किया था। संस्कृत के साहित्य को सबसे पहले क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कलहण ने किया था। और किस पुस्तक में किया था? कलहण की पुस्तक जनरली हम याद रखते हैं राजतरंगिणी, और जिसके अंदर उन्होंने जो क्या लिखा था? कश्मीर के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। तो राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? तो कश्मीर का इतिहास है। किसने लिखा था? कलहण ने। और किस भाषा में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। तो संस्कृत साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है राजतरंगिणी पुस्तक, कलहण के द्वारा रचित है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में मिलता है। अरब जो है वो भारत में आते थे और सिंध पर विजय प्राप्त करते हैं। ये सब वर्णन जो है ये हमें कहाँ मिलता है? सचनामा में मिलता है। और इसके लेखक है अली अहमद। तो सचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है और इसके लेखक है पाणिनि। ये भी ध्यान रखेंगे। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश से पहले मगध साम्राज्य पर किसका शासन था या किस प्रकार का जो भी इतिहास था उसमें जो है किसमें वर्णन है? अष्टाध्यायी में है।
तथा मौर्य के समय राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसका भी वर्णन पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया है। आगे देखते हैं, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सी पुस्तक? कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है, और फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भाई इसमें ज्योतिष के अलावा और किसकी जानकारी मिलती है? तो भारत में होने वाले यवनों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। किस पुस्तक में? गार्गी संहिता में। और कौन है गार्गी संहिता के रचयिता? कात्यायन है। पतंजलि जो है वो पुष्यमुत्र शुंग के राजपुरोहित थे। पतंजलि किसके राजपुरोहित थे? वो पुष्यमुत्र शुंग के राजपुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पॉइंट यहाँ पर अपने को मिल गया कि पतंजलि की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम है? उसका नाम है महाभाष्य। और वो किसने लिखी थी? पतंजलि ने। वो किसके समकालीन थे? वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, या फिर पुष्यमित्र शुंग के वो राजपुरोहित थे। और इससे जो है शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब जो है भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ और भारतीय ग्रंथों से हमें कुछ पता जो है भारत के इतिहास के बारे में जो पता चलता है वो हमने देख लिया। अब कुछ विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया, जो भारत में कुछ दार्शनिक, कुछ शिक्षा के लिए, या फिर कई लोग जो है वो बाहरी आक्रमणकारियों के साथ जो है वो भारत में राजदूत बन के आए थे। तो उन्होंने कई सारी जानकारियाँ दी, और इनमें से कुछ विदेशी यात्रियों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहला है टेशियस। टेशियस कहाँ का रहने वाला था? तो टेशियस ईरान का राजवैद्य था, इतना ध्यान रखें। टेशियस ईरान का राजवैद्य था। अगला है हीरोडोटस। हीरोडोटस के बारे में हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो ध्यान रखें, इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हीरोडोटस को। और इसकी पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। तो हीरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। इसमें इसने भारत और फारस के संबंध में वर्णन किया है। भारत और फारस में जो है जो भी व्यापारिक संबंध थे उसका वर्णन हीरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया है। और हीरोडोटस को विश्व के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगले हमारे विदेशी यात्री आते हैं मेगास्थनीज। हम ये जानते हैं कि जब भारत के अंदर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर जब वापस चला गया तो वहां पर सिकंदर का सेनापति, सिंध प्रदेश जो है वो सिकंदर के सेनापति के अंडर में था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिनका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम याद रखेंगे, इंडिका। और इसके अंदर इसने क्या लिखा है? तो इसने लिखा है मौर्य युगीन समाज, और उस समय किस प्रकार की समाज और संस्कृति व्यवस्था थी उसके बारे में इसने वर्णन किया है। अगला है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्राचीन भारत के रिलेटेड। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत कौन था? डाइमेकस, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। तो बिंदुसार के दरबार में आने वाला अंतियोकस का राजदूत कौन था? वो था डाइमेकस। और अंतियोकस कहाँ का राजा था या कहाँ का नरेश था? वो था सीरिया का। फिर है डायनोसियस। डायनोसियस जो है वो कहाँ का राजदूत था? ये मिस्र के नरेश टॉलमी, ठीक है, टॉलमी का राजदूत था। टॉलमी फिलाडेल्फस जो है वो मिस्र का राजा था, और इसने अपना राजदूत भेजा था किसके? अशोक के दरबार में, जिसका नाम था डायनोसियस। तो ध्यान रखेंगे, डायनोसियस टॉलमी का राजदूत था जो अशोक के दरबार में भारत आया था, और टॉलमी जो है वो मिस्र का राजा था। अगला है टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी? टॉलमी ने। और अगला है अपना दार्शनिक प्लिनी। प्लिनी क्या लिखा था? इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी ने। और भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने। डायनोसियस टॉलमी का राजदूत था जो अशोक के दरबार में भारत आया था। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के समय भारत आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था
जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे देखते हैं कुछ चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखक कौन कौन से? तो सबसे पहले है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ध्यान रहे कि हम अभी यही पढ़ रहे हैं कि भारत के इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई है, उन स्रोतों को पढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ स्रोत पहले के हैं, कुछ बाद के हैं। तो ये समय के अनुसार जिन जिन दार्शनिकों ने अपनी पुस्तकें लिखी थी, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। लास्ट बात यही है कि फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और किस राज्य में आया था? मध्य प्रदेश में। और इसने मध्य प्रदेश की जनता के बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। दूसरा चीनी यात्री है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन कौन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे के कुछ वीडियोज में। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ह्वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के समय आया था। वो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और वहां से कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करने भी आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम के प्रसिद्ध है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ह्वेनसांग ने जो अपना भारत भ्रमण का जो वृत्तांत है, भारत भ्रमण ही नहीं, उसने 138 देशों का भ्रमण किया था। उन सभी का वृत्तांत इसने किस पुस्तक में लिखा है? तो सियुकी नाम की पुस्तक है। तो सियुकी नाम की पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? तो ह्वेनसांग के भारत भ्रमण का वर्णन मिलता है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसके कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। तो ह्वेनसांग के समय भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। इसिंग जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय के भारत का वर्णन किया। तो क्वेश्चन इनमें से ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक चीनी यात्री या चीनी दार्शनिक नहीं है? तो चीनी दार्शनिकों के नाम ध्यान रखेंगे, फाहियान, ह्वेनसांग और इसिंग। अब कुछ अरबी लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। अरबी लेखकों ने भारत के इतिहास को किस प्रकार से जो है वो बताया है। तो अल बरूनी, अरबी लेखकों में अल बरूनी का नाम आता है। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने जो है भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ जो आया था दार्शनिक, उसका नाम था अल बरूनी। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं से बनता है कि तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, ये पुस्तक या ये रचना किसकी है? अल बरूनी की। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। और इसे भारत की खोज भी कहा जाता है। तो तहकीक ए हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। इसमें राजपूत समय के जो है धर्म और राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला गया है। और अन्य लेखकों की बात करें तो अन्य लेखक आते हैं तारानाथ। तो पूछ ले तारानाथ कहाँ का लेखक था? तो ये एक तिब्बती लेखक था और इसने जो है 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी, जो नाम याद रखोगे, कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना किसने की थी? वो है तारानाथ और ये एक तिब्बती लेखक था। आगे देखते हैं मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर गरुड़ स्तंभ से लेख से प्राप्त होता है। तो भारत में भागवत धर्म जो है किस प्रकार से विकसित होता है, इन सब की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो भारत का जो एक यवन राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस, उसका एक गरुड़ स्तंभ लेख लिखवाया था उसने, जो कहाँ है? बेशनगर में। और बेशनगर को क्या कहा जाता है? विदिशा। तो विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से हमें, हेलियोडोरस के जो लेख है गरुड़ स्तंभ लेख, उससे हमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने की या फिर उसके भागवत धर्म बनने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष जो नाम है भारत का, ये सबसे पहले हमें कहाँ से प्रमाण मिलता है? ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले होण आक्रमण की जानकारी
भीतरी स्तंभ शिलालेख से प्राप्त होती है। ये ध्यान रखेंगे कि अपने होड़ों के आक्रमण की जानकारी हमें किस शिलालेखों से प्राप्त होती है। शिलालेख क्या होता है? जनरली जो पत्थर पर जो लेख लिखे हुए होते हैं, जो पत्थर पर इतिहास के जो प्रमुख जानकारियां लिखी होती है, उनको शिलालेख कहा जाता है। और हमें भीतरी स्तंभ शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है? होड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और एरन अभिलेख की रचना या फिर एरन अभिलेख किसने लिखवाया था? वो थे शासक भानुगुप्त ने। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा के लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकरों के बारे में हमें जानकारी सबसे पहले मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। और अभिलेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। साइंस का टॉपिक है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में पूछ ले कि जो अभिलेख है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और प्रमुख अभिलेख हमने यहाँ पढ़ लिए। गरुड़ स्तंभ लेख, जहाँ से भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख, जहाँ से भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख, जहाँ से हमें होड़ों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। और भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम लोग देखेंगे कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुरजोम से गर्तवास का साक्ष्य मिला है। गर्तवास यानी गड्ढे बना के घर रहना, गड्ढे खोद के और उसमें रहने के साक्ष्य हमें जो है कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं कश्मीर के बुरजोम में। प्राचीनतम सिक्कों को आहत के सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासारपण भी कहा जाता है। तो जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको जो है आहत कहा जाता है और उन्हीं का और अन्य नाम क्या है? कासारपण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम यवन शासकों ने किया था। सिक्कों पर लेख लिखने का पहला कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। और वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के और उसके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त को जो है वीणा प्रेमी कहा जाता है, क्योंकि इसके सिक्कों पर इसकी जो है वो वीणा बजाते हुए तस्वीर भी बनाई हुई है। और सर्वप्रथम सिक्कों पर जो है लेख लिखने का कार्य जो है वो किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। अब आगे हम कुछ इतिहास के कालखंडों के बारे में बात करते हैं। इतिहास को 3 प्रकार से बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीनों को अगर परिभाषा से देखा जाए तो क्या है? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐसा समय जहाँ के मनुष्यों के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते उसको प्राग ऐतिहासिक काल में कहते हैं। और आधि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उस लेखों को पढ़ा नहीं गया। जहाँ पर लेखन कला का विकास तो हुआ लेकिन उस लेखकों को जो है अभी तक नहीं पढ़ा गया है, उसको बोलते हैं आधि ऐतिहासिक काल। और उसके बाद मानव इतिहास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण हमें लिखित रूप में अवेलेबल है और उसको पढ़ा भी आसानी से जा सकता है। तो 3 प्रकार के कालखंडों में विभाजित किया गया: प्राग ऐतिहासिक काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, आधि ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल जिनके लिखित साक्ष्य प्राप्त भी हुए और उनको पढ़ा भी गया है और उनके बारे में हमें जो है जानकारी भी है। उसके बाद देखते हैं पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य स्रोत शिकार था। पाषाण युग कहाँ से आ गया? तो प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया, आप सुनेंगे। तो एक है पुरा पाषाण काल, एक है पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में मनुष्य को जो है जीविका का स्रोत क्या था? शिकार करना। आग का आविष्कार जो है वो भी पुरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति का प्रभाव जो है वो नव पाषाण काल में हुई है। मनुष्यों ने स्थायी तरीके से रहने की शुरुआत कहाँ से कब से की है? नव पाषाण काल से की है। और उन्होंने सबसे पहले अपने किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मनुष्यों ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था? वो है कुत्ता। मनुष्यों में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार था कुल्हाड़ी। तो
मनुष्यों के द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला पहला धातु कौन सी है? तो पहली धातु है तांबा। और पहला औजार जो बनाया गया था उसका नाम क्या है? वो कौन सा है? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी के अवशेष हमें कहाँ प्राप्त हुए? तो हमें अतिरमपक्कम तमिलनाडु से प्राप्त हुए। तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से हमें कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। जो मनुष्यों ने कृषि का आविष्कार है वो किस काल में किया था? पाषाण काल में किया था। तो पूरा पाषाण काल, बीच में पाषाण काल और उसके बाद में आता है नवपाषाण काल। तो कृषि का आविष्कार किया था उन्होंने नवपाषाण काल में। और इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? वो मेहरगढ़ से मिले हैं, जो वर्तमान में पश्चिमी बलूचिस्तान। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी है? तो सबसे पहले जो है मनुष्यों ने किस फसल को जो है उगाना या कृषि करनी शुरू की थी? तो इसका सही है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सबसे पहले मनुष्य ने उगाई थी। और इसमें भी अगर एक ही ऑप्शन आए तो इसका सही आंसर करेंगे हम लोग जौ। आगे है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो भारतीय पुरापाषाण की पहली कलाकृति की खोज जो है वो कहां पर हुई थी? पल्लावरम नामक स्थान पर हुई थी। ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पल्लावरम नामक स्थान किस काल से संबंधित है? तो वह पुरापाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पर जो है पहली बार पुरापाषाण की कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार स्फटिक के बनाए जाते थे। प्रस्तर युग का मतलब क्या हो गया? पाषाण काल। मतलब पुरापाषाण काल के समय भारत में अधिकतर जो औजार बनते थे वो किसके बनते थे? स्फटिक पत्थर के बनते थे। इसको क्वार्टजाइट भी बोलते हैं। यानी जो ग्रेनाइट पत्थर होता है जो काफी शार्प भी होता है, उसके जो है पुरापाषाण काल के समय हथियार बनाए जाते थे, जिसको स्फटिक या क्वार्टजाइट चट्टानें भी कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अब भारत में शहरों की बात की जाए तो भारत का पहला शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस वीडियो में हमने भारत की इतिहास के प्रमुख जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है उनके बारे में हमने पढ़ा, लेखकों के बारे में पढ़ा, कई सारी बुक्स के बारे में पढ़ा जिनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे इतिहास के आगे के जो है पॉइंट्स को पढ़ेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।